नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है 10 डिसएडवांटेज ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी 10 बड़े नुकसान आज हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। आप सभी को पता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ज्यादा है उन लोगों के लिए दी गई है। इसके कई फायदे तो हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं कि क्या क्या इसके फायदे। इसमें 30 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हैं, आपकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें इंटरेस्ट आपको 8.2% का मिलता है। इसमें आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की भी फैसिलिटी यहां पर मिल जाती है। इसी के साथ साथ 5 साल की इसकी मेच्योरिटी होती है। यह स्कीम ज्यादातर सीनियर सिटीजन के लिए फायदेमंद होती है, जहां पर आपको क्वार्टरली जो है इंटरेस्ट मिलता है 61,500 का। मंथली की बात करें तो 20,500 आपको मंथली पैसा मिलता रहता है। तो इसके फायदे तो हमें पता है, एडवांटेजेस तो हमें पता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के एडवांटेजेस क्या है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो 10 बड़े नुकसान आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो कौन से ऐसे 10 नुकसान हैं जो आपको यहां पर हो सकते हैं अगर आप इसमें निवेश करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 10 बड़े नुकसान के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेने पर आपको हो सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, वही इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज्यादा हो। अगर आपकी एज बिलो 60 है तो उस केस में आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते, यानी कि जो नॉन सीनियर सिटीजन है, जो लोग प्राइवेट कंपनी से हैं, जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, रिटायर जल्दी होना चाहते हैं, वो लोग यहां पर जो है अगर 60 साल से पहले रिटायर होना चाहते हैं तो उस केस में वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉयड है, चाहे वो आप सिविलियन हो या फिर आप डिफेंस के हो, तो डिफेंस के हैं तो उस केस में 50 या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और अगर सिविलियन है तो उस केस में 55 साल से ज्यादा आप हो तो उस केस में कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको विदिन 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर जो है रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी पैसा आपको मिला है रिटायरमेंट के दौरान, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट के दौरान आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिला है वो आपको यहां पर 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से रिसिप्ट किया है 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अदरवाइज 3 महीने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। एक तो ड्रॉबैक ये है कि 3 महीने का यहां पर रिस्ट्रिक्शन रखा है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है सिर्फ आप वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई जमीन बेची है, जमीन बेचकर अगर आपके पास पैसा है, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय है, तो वो सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते जमीन बेच के। या अगर आपके पास एफडी का पैसा है, गोल्ड अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ज्वेलरी अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो इसके लिए आपको 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। यानी जब तक आपकी एज 60 साल की नहीं हो जाती तब तक आप यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। तो जो प्रॉपर्टी है या रेंटल इनकम आपको हो रही है, तो रेंट से अगर जो पैसा आ रहा है, आपने इकट्ठा किया हुआ है, जमीन से पैसा आ रहा है, एफडी से पैसा आ रहा है, गोल्ड से आ रहा है, ज्वेलरी से आ रहा है, तो जो पैसा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा है तो उसके लिए आपको 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तभी जो सिविलियन और डिफेंस एम्प्लॉय है वो विदिन 3 मंथ के अंदर अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अलाउड है, यानी अगर कोई एनआरआई है, एचयूएफ है, तो वो यहां पर अलाउ नहीं होंगे। तो मेन यहां पर एज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, एज लिमिट आ जाती है, जहां पर आप 60 साल से ज्यादा होंगे तो ही आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अन्यथा आप दूसरी स्कीमों में, जहां पर माइनर भी अलाउ किया जाता है, जहां पर नॉन सीनियर सिटीजन भी अलाउ किया जाता है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ सीनियर सिटीजन ही अलाउ किए जाते हैं, यहां पर माइनर अलाउ नहीं किया जाता। आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है
वो आपका हो जाता है फिक्स। ध्यान रखिएगा 8.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। जब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब से आपको यहां पर फिक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा 8.2% का, यानी 5 साल का यहां पर लॉक इन जो पीरियड है आपका, या 5 साल का ये जो है मैच्योरिटी आती है, तो उस केस में इस 5 साल के दौरान जो भी इंटरेस्ट जब भी आपने अकाउंट को जो है ओपन करवाया है या डिपॉजिट जब भी किया है, तो उस केस में इस 30 लाख रुपए पे आपको सिर्फ 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब मान के चलिए अगर किसी वर्ष बीच में अगर मार्केट जो है वो ऊपर चला जाता है, मार्केट हो जाता है अप, एंड यहां पर आपका इंटरेस्ट बढ़कर हो जाता है 8.5% या कई बार 9% हो जाएगा या फिर 9.5%, तो उस केस में इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको लगातार 5 साल तक इस 8.2% के हिसाब से ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है ना, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट कर रहा है। ध्यान रखिएगा एनएससी के अंदर, एनएससी स्कीम के अंदर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मान के चलिए ये 1 साल का पीरियड है, यहां पर आपने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां पर आपको इंटरेस्ट मिला है। अब ये अमाउंट और इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है, तो यहां पर जितना भी आपका अमाउंट होगा प्लस यहां पर इंटरेस्ट है, तो पहले साल यहां पर 7.7% आपको अमाउंट पर मिलेगा। यहां पर आपको क्योंकि पहले साल इंटरेस्ट नहीं मिलता तो अमाउंट पर मिलता है, लेकिन दूसरे साल जो भी आपका इंटरेस्ट और अमाउंट होगा जो पूरे 1 साल में आपको मिलेगा, इस पर आपको 7.7% मिलता है। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा नहीं होता। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो पेबल हो जाता है क्वार्टरली बेसिस पर, यानी हर क्वार्टर को आपको इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। जबकि एनएसए स्कीम में ये होता है मैच्योरिटी पर, तो उस केस में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपकी रेट 9.8% तक निकलकर आ जाती है। लेकिन यहां पर आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया जाता है, तो यहां पर कोई भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ना के बराबर है। इसी के साथ साथ ये फिक्स इंटरेस्ट रेट जो 8.2 है, ये कॉम्पिटिटिव यहां पर नहीं है। अगर आप अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी करते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, जहां से आपको रेंट अगर आ जाता है तो रेंट आपको ज्यादा मिलता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर, जबकि यहां पर आपको 20,500 महीना मिल रहा है, जबकि आप रेंट जो है 30 लाख की प्रॉपर्टी पर आप 40,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो वहां पर रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, तो ऐसी स्कीम्स में अगर निवेश करते हैं तो जहां पर आपको 8% नहीं 12 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है। इसी के साथ एक और पॉइंट देखते हैं, जो भी इंटरेस्ट आप Q1 के अंदर आपका है, लेकिन Q2 में जो आपका इंटरेस्ट है, तो ये पहला जो इंटरेस्ट है वो अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो उस केस में आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। तीसरे पॉइंट पे, तो यहां पर तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है यहां पर टैक्सेशन। ध्यान रखिएगा जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, वो होता है आपके लिए टैक्सेबल। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है @10% सेक्शन 194A के तहत। लेकिन टीडीएस को अगर बचाना है तो उस केस में फॉर्म 15H आप जमा कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 4 लाख रुपए है, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 12 लाख तक भी है तो भी यहां पर आप यहां पर फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, टीडीएस आप बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के तहत। 80C के तहत आपको फायदा मिल जाता है, लेकिन यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है। पहले तो आपको न्यू टैक्स रिजिम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम के लिए ही यहां पर सेक्शन 80C जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो आजकल ज्यादातर जो लोग हैं वो न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर 12 लाख की आपको छूट मिल जाती है। अगर बाई चांस अगर कोई ओल्ड रिजिम में जाता है तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन आते हैं। ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, वो ओवरऑल लिमिट है जहां पर आपको पीपीएफ के अंदर निवेश करते हैं या पीपीएफ के अलावा और भी अगर निवेश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने निवेश किया है, ट्यूशन फीस आपने पेड करी है, रीपेमेंट किया है होम लोन का, तो यहां पर ओवरऑल लिमिट मिलाकर ये 1.5 लाख रुपए निकल के आती है, जिसमें आपका ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी रहता है। तो अगर आपकी बाकी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो इस लिमिट का कोई भी यूज यहां पर नहीं होता और इस इन्वेस्टमेंट का आप फुल्ली जो है बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसी के साथ साथ सेक्शन 80TTB के तहत आपको यहां पर फायदा मिलता है 50,000 रुपए का, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, लेकिन ये भी सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए है, न्यू रिजिम के लिए अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग न्यू रिजिम ऑप्ट करेंगे उन लोगों के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का या
ATTB का फायदा नहीं मिलेगा। जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा 100% टैक्सेबल हो जाएगा। 1 रुपया भी आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट न्यू रिज्म वालों के लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट आप करते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, यानी यहां पर आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना निवेश कर सकते हैं, 30 लाख रुपए कर सकते हैं। 30 लाख से ज्यादा आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। जबकि अगर एनएससी की बात करें तो वहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। आप चाहे तो 50 लाख निवेश कर सकते हैं, आप चाहे तो 60 लाख निवेश कर सकते हैं। एफडी में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप बैंक की एफडी में जाए तो वहां पर आप 1 करोड़ रुपया निवेश कर सकते हैं, 2 करोड़ तक की एफडी आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग 10 करोड़ तक की भी एफडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, एफडी करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो उस केस में 30 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं, 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप वन टाइम यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बार ही अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो आप खुलवा सकते हैं, कोई वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप एक अकाउंट में एक बार ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपने पहला अकाउंट खुलवाया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, इसके अंदर आपने जमा कर दिए 10 लाख रुपए। अब जैसे सीनियर सिटीजन के पास पैसा आएगा उसी के हिसाब से तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहला अकाउंट खुलवा दिया, उसमें 10 लाख, अब उनके पास और 5 लाख रुपए आ गए तो उस केस में वो इस पहले अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, उन्हें दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, उसके अंदर वापस खुलवाकर, यानी बार बार अकाउंट ओपन करने का यहां पर झंझट है, बार बार आपको अकाउंट करना होगा। एक बार में अगर आपने यहां पर 30 लाख डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने टुकड़े टुकड़े में डाले हैं, फिर आपने 5 लाख डाले तो तीसरा सीनियर सिटीजन अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं एक बार के अकाउंट में, लेकिन नंबर ऑफ अकाउंट आप कितने भी खुलवा सकते हैं, लेकिन ये बार बार आपको अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो करते रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यहां पर पैसा जब डिपॉजिट किया था 35 लाख रुपए कर दिए, जबकि यहां पर रेस्ट्रिक्शन कितना था, 30 लाख रुपए का था। तो उस केस में ये जो 5 लाख रुपया है, जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया है और जिस दिन से आपको पैसा रिफंड मिला है, ध्यान रखिएगा इस पर यहां पर कोई भी इंटरेस्ट जो है आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। तो चाहे आप 3 महीने तक या पैसा पड़ा रहे, 6 महीने तक पैसा पड़ा रहे, तो ये 5 लाख पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट भी एक फैक्टर है, एक रिस्ट्रिक्शंस करता है, एक डिसएडवांटेजेस है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। 5th पॉइंट पे तो विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, यानी पैसा अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको यहां पर जो है परेशानी आ सकती है। अगर आपको कई बार जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, कई बार ऐसा होता है हेल्थ इश्यू यहां पर आ जाता है, आपको आपकी फैमिली में किसी को हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी फंड जो है वो यहां पर चाहिए होता है, जिसके लिए अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो इसके लिए प्री मैच्योर कुछ कंडीशन दी गई है। क्या क्या कंडीशन दी गई है, अगर आप बिफोर 1 ईयर के अगर करते हैं, यानी 1 साल से पहले करते हैं, तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, यानी 0% इंटरेस्ट। पूरे साल में आपने 30 लाख रुपए जमा करे, आपने 11वें महीने में पैसे निकाल लिए, 1 रुपया भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको 1.5% डिडक्शन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 30 लाख रुपए है तो 30 लाख पर 1.5% यानी 45,000 रुपया आपको कम करके बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 2 साल से अगर 5 साल के बीच में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में 1% डिडक्शन आपका करेगा प्रिंसिपल अमाउंट में से, यानी 30,000 रुपए सीधे सीधे आपके डिडक्ट करके आपको दे दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ 8.2% आपको इंटरेस्ट मिलता है। जबकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन यहां पर जो है, इन्फ्लेशन को भी आपको बीट करना होता है, लेकिन अगर आपने पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लिया, मान के चलिए 1 से 2 साल के बीच में कर लिया, आपने 1 साल या 1 महीने के बाद ही पैसा विड्रॉ कर दिया, तो उस केस में आपको 1.5% का इंटरेस्ट यहां पर लग जाता है। तो 1.5% अगर माइनस करे आपकी पेनल्टी तो 6.7% इंटरेस्ट निकल के आता है। जबकि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.31%, यानी कुल हमें कितना बेनिफिट होता है, सिर्फ 2.39%, यानी इसको अगर हम अमाउंट में देखें तो 70,000 रुपया में मिल रहे, यानी 1 महीने की बात करें तो सिर्फ 6,000। जबकि मैंने यहां पर 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया और पूरे साल में सिर्फ 6,000 मुझे मिला यहां पर इन्वेस्टमेंट पे, इन्फ्लेशन को भी यहां पर बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी रखी गई है। इमरजेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए तो उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है, जिसके चलते
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहतर स्कीम नहीं मानी जाती। अपने 6th पॉइंट पे, तो आप अकाउंट को, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ध्यान रखिएगा, यहां पर सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यहां पर आ जाती है। ध्यान रखिएगा, आप अपने स्पाउस को यहां पर जो पैसा है या अकाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके नाम से अकाउंट स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपने ऑलरेडी सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवाया है। लेकिन एक केस है, एक्सेप्ट इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कंडीशन दी गई है। डेथ के केस में जिस दिन से डेथ हुई है, डेट ऑफ डेथ टिल मैच्योरिटी, आपको यहां पर सिर्फ 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जो भी आपकी स्पाउस होगी उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्पाउस जो है वो जॉइंट होल्डर है या फिर सोल नॉमिनी है तो यहां पर 2 कंडीशन उन्हें कंप्लाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, वो एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, यानी स्पाउस की जो एज है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी डेथ के बाद वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। इसी के साथ साथ उसका यहां पर कोई भी अनदर सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी वो सिर्फ आपका ही अकाउंट होल्ड करेगी, उसका खुद का अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये कई बार ये रेस्ट्रिक्शन आ जाती है जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट को जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे स्पाउस भी क्यों ना हो। अगर उसको ट्रांसफर करना है तो ये 3 कंडीशन जो यहां पर दी गई है कि आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, एलिजिबल होनी चाहिए वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए, और कोई दूसरा अकाउंट उसका नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है जहां पर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर पाते। 7th पॉइंट पे, तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैसा है वो लॉक इन पीरियड में हो जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, 5 साल की ये स्कीम है जिसमें आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर आप इसमें पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी लग जाती है, जबकि यहां पर आप 5 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। अगर गलती से अगर आपको कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो यहां पर आप पैसा निकाल नहीं सकते। जबकि आपको अदर जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है जैसे एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, आरडी स्कीम है, जहां पर आपको लोन की फैसिलिटी दी जाती है या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दी जाती है। कई बैंकों में एफडी पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है जहां पर आपको 2% इंटरेस्ट पर लोन दे दिया जाता है, यानी ओडी दे दी जाती है, लोन दे दिया जाता है। जो भी आपको इंटरेस्ट यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिल रहा है इस पर प्लस 2% इस पर, यानी 2% से आपसे लिया जाता है और ये इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं दिया जाता। तो यहां पर लोन की फैसिलिटी कई अदर स्कीम में आपको देखने को मिल जाती है। लिक्विडिटी, अगर इमरजेंसी इशू आ जाता है तो उस केस में आपको दिक्कत आ जाती है। अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भी लगती है, प्लस आप अकाउंट को जो है यहां पर क्लोज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपका जो पैसा है वो यहां पर आपका कहीं ना कहीं टूट जाता है। कई बार अगर आप लोन ले लेते हैं, ओडी ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका काम भी हो जाता है, इमरजेंसी जो आपके हेल्थ इश्यूज है उसके लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपका काम भी हो जाता है और आपका जो अकाउंट है वो भी रनिंग रहता है। लेकिन यहां पर लिक्विडिटी का इश्यू जो है वो आ जाता है, जिससे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो कम यहां पर पसंद ज्यादातर लोगों को आती है। 8 पॉइंट पे, तो ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट को लेकर भी यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप अकाउंट जो है वो यहां पर इंडिविजुअली चाहे, यानी सेल्फ अगर चाहे तो वो आप खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन यहां पर जॉइंट अकाउंट सिर्फ आप अपने स्पाउस के साथ ही खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाती है, यानी डाइवोर्स अगर उसका हो जाता है या उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, अगर उसकी कोई वाइफ नहीं है तो उस केस में यहां पर जॉइंट अकाउंट जो है वो अपने चिल्ड्रन के साथ नहीं खुलवा सकता, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ यहां पर अकाउंट नहीं खुलवा सकता, अपने फादर मदर के साथ भी यहां पर वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यहां पर आप जॉइंट अकाउंट सिर्फ स्पाउस के साथ ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप कोई अदर चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर के साथ आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये आपको रोकता है, क्योंकि कई ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जहां पर आप किसी के साथ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इस स्कीम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन, कई बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन अकेला होता है तो वो चाहता है ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए ताकि उसका जो अकाउंट है वो उसका पार्टनर, यानी जो भी उसके फैमिली मेंबर्स है वो यहां पर होल्ड करते रहे, उसे यहां पर दिक्कत ना हो। तो कई बार वो चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता, स्पाउस को ही करना पड़ता है। इसी के साथ साथ एक और चीज है, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में यहां पर 2 होल्डर होंगे, समझ लीजिए, एक आप खुद होते हैं, सेल्फ होते हैं, और दूसरे होती है आपकी वाइफ। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वाइफ दूसरी होती है, जिसमें यहां पर अगर गलती से भी आपने अपनी वाइफ को पहला होल्डर बना दिया, यानी फर्स्ट अकाउंट होल्डर आप नहीं हुए, आपकी वाइफ हो गई, सेकंड होल्डर कौन हो गए, आप हो गए, सेल्फ हो गए, तो उस केस में अगर आपकी वाइफ ने आपको डाइवोर्स दे दिया तो
तो आपका जो अकाउंट का जो पैसा है, जो डिपॉजिट अमाउंट है, वो यहां पर वाइफ को जाएगा, ना कि आपको। ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट होल्डर कभी भी अपने स्पाउस को ना बनाए, फर्स्ट होल्डर आपको खुद को बनना है। अगर आप स्पाउस को करना चाहते हैं तो सेकंड होल्डर बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट होल्डर स्पाउस को ना बनाए। स्पाउस को बना दिया, गलती से वाइफ छोड़कर चली गई या आपको डाइवर्स ले लिया, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो वाइफ को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अपने 9th पॉइंट पे, तो अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट यहां पर आपको मैच्योरिटी के हिसाब से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाया है, मान लीजिए आपने ओपन करवाया है 5 साल के लिए, ये 5 साल का आपका आ गया। अब यहां पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो थी 8.2% 5 साल के लिए। अब आप अकाउंट को और 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल टाइम 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने पहली बार एक्सटेंड करवाया, आपने दूसरी बार एक्सटेंड करवाया, फिर आपने तीसरी बार और एक्सटेंड करवाया। तो यहां पर जब आप एक्सटेंड करवाएंगे तो इस डेट पर, यानी जो मैच्योरिटी आएगी, इस पर अगर समझ लीजिए 7.5% आपका इंटरेस्ट हो गया, तो उस केस में यहां पर आपको 7.5% दिया जाएगा, ना कि 8.2%। तो यहां पर जो एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आरडी में क्या होता है, जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से आपको 6.7 पे खुलवाया है, तो उसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं 5 साल के बाद प्लस और 5 साल के लिए करते हैं तो आपको 6.7% ही मिलता है। लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा नहीं होता। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने 8.2% किया है तो उस केस में अगर इंटरेस्ट अमाउंट जो है मैच्योरिटी पर, जब मैच्योरिटी आ जाती है उस पर जो डेट पे होगा वही आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर दिया जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर 7.5 था, फिर यहां पर जो एक्सटेंडेड अकाउंट मैच्योरिटी हो गया, यहां पर हो गया 7%, तो यहां पर आपको मिलेगा 7%। फिर यहां पर 6% हुआ तो फिर यहां पर आपको मिल जाएगा 6%। जबकि आपने अकाउंट तो कब का ओपन करवाया था, आपने अकाउंट तो यहां पर पहले ही ओपन करवा दिया था, तो आपको 8.2 यहां पर सभी पीरियड के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड अकाउंट करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जो भी आपकी मैच्योरिटी होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो अगर ज्यादा हुई मैच्योरिटी पर तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर कहीं कम इंटरेस्ट हुआ, यानी लोअर इंटरेस्ट हुआ मैच्योरिटी पर, तो उस केस में आपको उसका यहां पर जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। 8.2 यानी हायर इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10वें और आखिरी पॉइंट पे, तो यहां पर लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। तो सीनियर सिटीजन अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप हर बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आप पोस्ट ऑफिस में यहां पर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो बैंक है वहां पर सभी बैंकों के अंदर, यानी कुछ सिलेक्टेड बैंक है वहीं पर आपको अलाउ किया जाता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। लेकिन अगर बात करें, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की आईसीआईसीआई बैंक है उसमें आप सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो हालांकि यहां पर सिलेक्टेड बैंक्स है वहीं पर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस है वहीं पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, तब यहां पर आपको अलग से अगर बैंक में खुलवानी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तब जाकर आप यहां पर सीनियर सिटीजन अकाउंट जो वो ओपन करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको झंझट होती है। जबकि अगर आपके सेम बैंक में हो तब आपको कई बार दिक्कत नहीं होती, आप आसानी से इंटरनेट बैंकिंग से या बैंक में जाकर फॉर्म जमा करते हैं तो उससे आप आसानी से यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बैंक में ये सिस्टम नहीं है, यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आपको दूसरी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खुलवाना पड़ सकता है। आज के वीडियो में 10 पॉइंट हमने देखे, 10 ऐसे फैक्टर देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, नुकसान हमने देखे जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो ये 10 बड़े नुकसान है जो आपको शायद हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, जो एक ड्रॉबैक यहां पर नजर आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पर। आपकी क्या राय है? आपके अलावा भी इन सभी के अलावा भी अगर कोई पॉइंट है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, जिसके लिए नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।